हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लर्न एंड फन पर। बच्चों, इस क्लास में हम लोग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा है उसे इलोंगेट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? हमने पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना सीखा, फिर डिफरेंट शेप्स के कारण भी पोटेंशियल और फील्ड निकालना सीखा। गॉस लॉ की मदद से हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। साथ ही साथ हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जनरेट किया, है ना, डिराइव किया अच्छे से। हमें ये पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कॉन्सेप्ट्स हमने यूज किए पोटेंशियल एनर्जी के, और डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये अच्छे से हम सीख चुके हैं। ठीक, अब जो चर्चा होगी बच्चों वो चर्चा होगी कंडक्टर्स के ऊपर, और कंडक्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, फिर हम कैपेसिटेंस पे आ जाएंगे, राइट। तो काइंड ऑफ कंडक्टर्स जो है अपना पोटेंशियल वाले पार्ट का लास्ट पार्ट है। ठीक, उसके बाद हम लोग कैपेसिटर पे आ जाएंगे, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, वहां पे भी सेम चर्चा हम लोग यूज करेंगे जो ऑलरेडी करते आए हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे सभी बच्चे पहले कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बच्चों बहुत सारे सवाल डायरेक्ट कंडक्टर से ही पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे। ठीक, कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं और उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबको पता है, ऑलरेडी मैं बात भी कर चुका हूं कि कंडक्टर्स का मतलब होता है ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर चार्ज का फ्लो अलाउ करते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर चार्ज का फ्लो अलाउ करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग ये है, ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड, और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारी चीजें हम रुके हुए चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब कि चार्ज जो है वो स्टेशनरी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मतलब आप कितना ही फील्ड लगा दो, कुछ भी कर लो, चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी मान रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो कंडीशन है, उस कंडीशन में चार्ज रेस्ट पे रहना चाहिए, मतलब कि चार्ज का फ्लो नहीं होना चाहिए। अब हमें 10th क्लास की बेसिक नॉलेज के आधार पे इतना जरूर पता है कि चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी कहने लग जाते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसकी बात यहां होगी नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग है कि चार्ज की स्टडी एट रेस्ट, तो हम चार्ज को रेस्ट पे रखना चाहेंगे हर टाइम। कोई भी केस हो, कैसा भी केस हो, एक स्टेटमेंट या एक इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद हम चार्ज को रेस्ट पे रखना चाहेंगे, है ना। पार्शियली थोड़े बहुत टाइम के लिए चार्ज फ्लो हो सकता है, बट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बट हां फाइनली इक्विलिब्रियम जब होगा तो भैया हम चार्ज को किस पे रखना चाहते हैं, रेस्ट पे रखना चाहते हैं, है ना। अब कंडक्टर जो होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कंडक्टर के अंदर हो सकते हैं चार्ज, होते ही हैं, फ्री चार्ज होता है कंडक्टर के अंदर, होता है नहीं होता है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल लो आप उसको पर यूनिट वॉल्यूम में। कंडक्टर के अंदर बहुत सारा फ्री चार्ज होता है। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उस चार्ज पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो वो मूव करेगा, मूव करेगा तो वहां तो करंट आ जाएगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी वांट कंडक्टर के अंदर का जो भी चार्ज है वो रेस्ट पे रहे। तो क्या चाहते हैं हम, कंडक्टर के अंदर का चार्ज हमेशा रेस्ट पे रहे, और इसके लिए कंडीशन नेसेसरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए सिर्फ बात कर रहा हूं, कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव करेगा लेकिन अगले चैप्टर में करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन में, अंडर द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कंडक्टर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये प्रूव भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी के लिए नोट डाल लो बस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। चाहे वो कंडक्टर सॉलिड हो और चाहे वो कंडक्टर होलो हो, डजंट मैटर। सॉलिड होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, और होलो होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। हमेशा क्या रहेगी बच्चों, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए स्पेस में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इस तरह से मूव कर रही हैं। ठीक, चलो इसको हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। इसके अंदर मैं एक कंडक्टर रख देता हूं, चलो स्फेरिकल कंडक्टर रख देते, छोटा सा। ठीक है, इस तरह से हमने इसके अंदर एक छोटा सा स्फेरिकल कंडक्टर रख दिया है। ठीक है ना, क्लियर है? यहां तक की बात सभी लोगों को दिखाई दे रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टर सॉलिड है ये। ठीक, अच्छा, अब
स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेता हूं मैं E, कितनी है E, मतलब कि यहां पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, यहां भी E है, यहां भी E है, यहां भी E है। यानी कि जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखा तो सर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। सोच के देखो एक बार कि आपने बाहर किसी स्पेस में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने कंडक्टर को ले जाकर रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसका मतलब यह है अगर स्पेस में मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर पॉइंट पे है, यहां भी E है, यहां भी E है, कंडक्टर के अंदर भी E है। लेकिन आपको पता है अब कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, कितनी होगी, 0 होगी। अंडर द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब होता क्या है, कंडक्टर जो है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, फ्री चार्ज होते हैं। तो कुछ ऐसी क्रिया होती है कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पॉजिटिव चार्ज, जो कंडक्टर के अंदर का चार्ज है पॉजिटिव, वो इधर आ जाता है फोर्स फील करके, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और नेगेटिव चार्ज इधर आने लग जाता है। इसे हम कहते हैं इंड्यूस चार्ज, क्योंकि ये इंड्यूस हुआ है, काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट हुआ इस चार्ज का। ठीक है, था तो ये पहले अंदर ही, बट नेट चार्ज 0 था, कंडक्टर न्यूट्रल था, हम ऐसा मान रहे, नेट चार्ज कंडक्टर के अंदर 0 था। ठीक है, क्योंकि रह भी नहीं सकता, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और क्यों नहीं रह सकता वो हम आगे पढ़ेंगे भी, बेसिकली हम लोग गॉस लॉ से प्रूव करेंगे कंडक्टर के अंदर चार्ज क्यों नहीं रह सकता। खैर छोड़ो, उस बात को बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को रखा तो सर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, मैं कहूंगा बिल्कुल होनी चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पे E, जो बाहर वाले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। कितनी है E, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, क्योंकि बाहर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने उसी जगह में जाके कंडक्टर को रख दिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर के अंदर ऐसा रीअरेंजमेंट हुआ चार्ज का कि उस चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ली इस डायरेक्शन में। कर ली कि नहीं कर ली, इसको हम बोल देते E इंड्यूस्ड। क्या बोल देते, E इंड्यूस्ड। सोचो ना भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो ये चार्ज ऐसे अरेंज हुए हैं, कैसे कि इन्होंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 कर दी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लग रही थी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के रीअरेंजमेंट ने क्या कर दी, जनरेट कर दी। स्टिल अभी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। देखो E इधर है और उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पैदा हो गई रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज की वजह से। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या है बच्चों, 0 है, 0 ही रहेगी। अगर कंडक्टर ऐसे ही रखा हुआ है तो भी 0 है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कंडक्टर को जाके रख दो, किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके कंडक्टर को रख दो, तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगी बच्चों, 0 रहेगी। सिंपल सी बात है। अगर बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के रखा हुआ है तो 0 है ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके भी रख दोगे तो ऐसे चार्ज रीअरेंज हो जाते हैं कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 0 रहती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अभी कंडक्टर के अंदर, 0। अच्छा, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ी थी। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है, जिन पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, ऐसी सरफेसेस जिन पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बच्चों, dV/dr, यही था क्या, ठीक है, यही था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, dV/dr, या del V/del r लिख लो इसे, del V/del r। ठीक है, यही था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अच्छा सुनना ध्यान से, अगर ये कांस्टेंट है पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर ये पोटेंशियल कांस्टेंट है, सुन लो, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हमें एक चीज पता चल गई, अगर किसी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये बात पक्की है कि वहां पे पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर किसी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अलोंग द सरफेस तो नहीं हो सकता। यही मीनिंग था ना, अरे अगर सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मूव करने में वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा मतलब उनका पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा, और किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं हो सकता। दो पॉइंट्स के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता। पोटेंशियल मस्ट बी सेम ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम रहना जरूरी है, बनता है सेम रहना। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कभी भी अलोंग द
इक्विपोटेंशियल सरफेस तो नहीं होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर 0 है किसी सरफेस पे, तो वहां पे या वो सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहेगा हर एक पॉइंट पे, यानी कि वो सरफेस इक्विपोटेंशियल होगी। तो क्या ये सरफेस जो आपको दिखाई दे रही है, जो ये गोला दिखाई दे रहा है, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेगा? ये गोले की जो सरफेस है क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेगी? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 है, हमेशा 0 है। यानी कि इस गोले में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर ही एंटर करेंगी और परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेंगी। मतलब कुछ ऐसा होगा, बता देता हूं किस तरह से लाइन बनेंगी। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कंडक्टर पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, तो ये ऐसे आएगी और ऐसे परपेंडिकुलर घुस जाएगी। ठीक है, ऐसे आएगी और ऐसे परपेंडिकुलर घुस जाएगी और परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगी ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगी। समझ में आया? सबसे पहली चीज यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कंडक्टर को रखेंगे तो उसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा चार्ज का, और उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपने अंदर पैदा कर लेगा जितनी बाहर से लग रही है, तो नेट 0 रहेगा। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस। लिख लो, नोट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर होती है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन है? कंडक्टर। क्यों है ये पता है? अरे क्यों है? क्योंकि बच्चों उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस हो ही नहीं सकता, सिर्फ परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कंडक्टर। पहली चीज, कंडक्टर की सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। कंडक्टर की सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? बिल्कुल सिंपल। तो ये 3 पॉइंट थे बेसिकली, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो 0 हो जाएगा, नेट अपने आप ऐसा प्रोड्यूस कर लेगा, और बिना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वैसे ही 0 होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन में। ठीक, अच्छा आगे की चर्चा करें कि कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं रहता। ठीक है ना, नो चार्ज कैन रिसाइड इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक, अगर हम गॉस लॉ लगाएं किसी कंडक्टर सरफेस के लिए, लेट्स से देयर इज अ कंडक्टर सरफेस, ये कोई कंडक्टर सरफेस है, ठीक है, या कंडक्टर मान लेते हैं इसे, सॉलिड ही है। ठीक, इसके अंदर हमें गॉस लॉ लगाना है और मैं गॉसियन सरफेस मान लेता हूं इसके अंदर एक छोटी सी। ठीक है ना, मैं इसके अंदर छोटी सी एक गॉसियन सरफेस मान लूं। इसके जस्ट जो ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये व्हाइट वाली सरफेस, इसकी बाउंड्री के जस्ट नीचे मान रहा हूं। ठीक है, ऐसे ये गॉसियन डॉटेड लाइन जो है जस्ट नीचे, और ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है। ये क्या है? ग्रीन वाली अपनी गॉसियन सरफेस है। ग्रीन वाली क्या है बच्चों? डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अगर इस गॉसियन सरफेस के लिए मैं गॉस लॉ लिखूंगा तो वो कुछ ऐसा होगा। होगा क्या नहीं होगा? अरे होगा क्या नहीं होगा? होगा बच्चों। ठीक है, अब हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर, फॉर अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी हमेशा। इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस गॉसियन सरफेस के अंदर वो 0 होगी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, सिंपल सी बात है। यानी कि अगर मैं इसको 0 कर दूं तो इसका मतलब क्यू इन बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू इन बराबर 0 हो जाएगा। मतलब कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज, चाहे वो होलो हो चाहे सॉलिड हो, उसके अंदर चार्ज नहीं रह सकता है। ठीक है, अच्छा एक बात पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है इसलिए चार्ज नहीं रहता। इसका उल्टा ट्रू नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि सर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है इसलिए हम ये मानते हैं कि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रहेगा, क्यों इनकी वैल्यू 0 आती है। ऐसे ही प्रूफ किया है गॉस लॉ से कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, विच मींस कि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रहेगा। उल्टा ट्रू नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। नहीं 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 नहीं, वो तो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर 0 रखेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन में। ये तो प्रॉपर्टी है, इसी को फॉलो करके हम बोल रहे हैं कि चार्ज नहीं है। उल्टा ट्रू नहीं है, रिवर्स इज नॉट ट्रू। आप ये नहीं कह सकते हो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए 0 है क्योंकि चार्ज नहीं है। इसलिए 0 नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की, चार्ज नहीं है।
इसलिए जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? सिंपल है। कंडक्टर के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं करेगा, देयर नो चार्ज कैन रिसाइड इनसाइड कंडक्टर। नोट भी डालते हुए चलो, नो चार्ज कैन रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि ऑल द चार्ज गिवन टू कंडक्टर, चार्ज गिवन टू कंडक्टर है ना, स्टेज ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे रुकेगा। किस पे रुकेगा बच्चों? सरफेस पे रुकेगा। सारा का सारा चार्ज जो भी दोगे आप कंडक्टर को वो सरफेस पे ही आएगा, क्योंकि अंदर तो आ ही नहीं सकता है ना। तो मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है न्यूट्रल, मान लेते हैं एक कंडक्टर है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर है। अभी मैंने इसको बाहर से चार्ज दिया, बाहर से चार्ज दिया, तो जितना भी चार्ज मैं अंदर भी दूंगा ना वो भी बाहर आ जाएगा। मैं अंदर भी दूंगा ना कोई चार्ज, वो भी बाहर आ जाएगा। तो कंडक्टर के सारा का सारा चार्ज जो है वो किस पे रहेगा? कंडक्टर की सरफेस पे रहेगा। आप किसी भी कंडक्टर को, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो चाहे नहीं रखा हो, आप उसके अंदर भी चार्ज डालोगे ना इंजेक्शन से, तो भी वो बाहर आ जाएगा सरफेस पे। कंडक्टर के चार्ज हमेशा सरफेस पे आएगा। अगर ये बोला गया चार्ज गिवन टू कंडक्टर, तो समझ जाना वो चार्ज कहां जा रहा है? सारा का सारा सरफेस पे, अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो चार्ज जीरो है। ठीक है, अंदर तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए अंदर चार्ज जीरो है, अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा। आप जो भी चार्ज दोगे इस कंडक्टर को, ऐसा सवाल में मिलेगा आपको, बहुत सारे सवाल लिखे हुए मिलेंगे, चार्ज गिवन टू कंडक्टर, तो समझ जाना जो चार्ज दिया जा रहा है कंडक्टर को सारा का सारा उसकी सरफेस पे जा रहा है, सारा का सारा उसकी सरफेस पे जा रहा है। बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, क्लियर है? यहां तक की बात आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, अच्छा अब ना हमें मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको गॉस लॉ से जब लास्ट चैप्टर में सिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टर्स, क्योंकि तब तो हमने कंडक्टर पढ़ा ही नहीं था। अभी जब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कारण, किसके कारण? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कारण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जो भी चार्ज दोगे बाहर जाएगा। अगर कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा रहे हो तो अंदर अपने आप चार्ज ऐसे अरेंज हो जाएगा, कैसे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो रहे। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। और एक और प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है कंडक्टर, तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ कंडक्टर। ठीक, क्योंकि वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हमें कंडक्टर्स के कारण, किसके कारण निकालने हैं बच्चों? कंडक्टर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर्स। ठीक, तो सबसे पहले हम शीट के कारण निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग के कारण निकाल चुके थे क्या? अरे नॉन कंडक्टिंग के कारण निकाल चुके थे क्या? कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग शीट। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग के कारण कितना आया था याद करो? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नॉन कंडक्टिंग के कारण आया था। ठीक है, अच्छा कंडक्टिंग के कारण क्या होगा अभी बता देता हूं। ठीक है, घबराने का तो है ही नहीं बिल्कुल भी। मान लो हमने बच्चों एक कंडक्टिंग शीट ली, यहां पे सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, इनफाइनाइट है, लॉन्ग है मतलब तो हमने यहाँ पे एक कंडक्टिंग शीट ली कुछ इस तरह से। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, ये है बच्चों अपनी कंडक्टिंग शीट। ठीक, इस तरह से है ये। थोड़ा सा इसे साफ सुथरा बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, अपने पास एक कंडक्टिंग शीट है। ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं। ठीक, क्लियर?
एक कंडक्टिंग शीट है। अब कंडक्टर पे जो भी चार्ज होता है, क्या आपको पता है सारा का सारा कहां जाएगा? उसकी सरफेस पे। तो इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं रहेगा, आप इसको कोई भी चार्ज दोगे तो उसके दोनों तरफ आ जाएगा। मतलब ये नॉन कंडक्टिंग में क्या हो रहा था कि मैं इधर चार्ज दे रहा था तो इधर ही रुक रहा था, अगर मैं इधर चार्ज दे रहा था तो इधर ही रुक रहा था। कंडक्टर क्या होता है, पूरी सरफेस पे फैल जाता है, क्योंकि अगर आप चार्ज देते हो, ठीक है, तो चार्ज में आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। जैसे आप पॉजिटिव चार्ज देते हो तो आपस में पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्शन फील करेगा, तो उसे अपनी एनर्जी मिनिमम करने के लिए, ठीक है, फैलना पड़ेगा। एनर्जी मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैलना पड़ेगा। तो जितना स्पेस उसे दिखेगा सरफेस पे, उस पूरे स्पेस को कवर कर लेगा, ठीक है। कंडक्टर को अगर आप यहां चार्ज दे रहे हो ना, यहां पे, तो पूरी सरफेस पे फैल जाएगा। अगर मैं कंडक्टर हूं, मैं अगर मुझे यहां चार्ज मिलेगा तो वो मेरी पूरी सरफेस पे आ जाएगा, हर जगह पे चार्ज आ जाएगा। तो नॉन कंडक्टर में ये नहीं होता। नॉन कंडक्टर में आपने एक पॉइंट पे चार्ज दिया, वहीं रुका रहेगा, क्योंकि फ्लो अलाउ नहीं है। कंडक्टर में क्या है, आपने यहां रखा, वो फैल जाएगा पूरी सरफेस पे, अंदर तो जा नहीं सकता, बट पूरी सरफेस पे फैल जाएगा अपनी एनर्जी मिनिमम रखने के लिए। रिपल्जन फील होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे। अब सरफेस पे जितना एरिया दिखेगा उसे कवर कर लेंगे। तो जो भी चार्ज मैं इस कंडक्टर को दूंगा, वो सारा का सारा इस कंडक्टर के बाहर, इस तरफ, ऐसे कंडक्टर रखा इस तरफ और इस तरफ चला जाएगा। पीछे वाला मैं दिखा नहीं पाऊंगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, क्योंकि मैं बोर्ड के पीछे से राइट नहीं कर सकता हूं। ठीक, यहां तक की बात तो समझ में आ रही होगी सभी लोगों को। चलो जी, एनीवेज ये बात यहां पे हो गई खत्म, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस केस में गॉसियन सरफेस लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, और हमें यहां कोई पॉइंट है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, क्लियर। अच्छा, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, सबको पता है। कंडक्टर के अंदर तो सर जीरो रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कंडक्टर तो इसके अंदर भी जीरो रहेगा, उसमें क्या है। ठीक है जी, तो हमें सबसे पहले गॉस लॉ लिखना है कि ये जो आपको कर्व सरफेस दिखाई दे रही है, इसके लिए अगर गॉस लॉ लिखूंगा मैं, तो लिखूंगा E डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही लिखूंगा। बिल्कुल सही बात है ना। अब इसमें बेटा तीन सरफेस है मेरे पास में, ठीक है, और तीनों सरफेस ऐसी हैं कि पहली सरफेस है ये, दूसरी सरफेस है ये, और तीसरी सरफेस है ये। तो मैं लिखता हूं E डॉट डी ए फॉर सरफेस 1 प्लस E डॉट डी ए फॉर सरफेस 2 प्लस E डॉट डी ए फॉर सरफेस 3। समझना अब इसका मीनिंग क्या है भाई, इस पूरे सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स लिखना है। सिलेंडर में तीन सरफेस है, दो फ्लैट एक कर्व्ड, तो जो फ्लक्स इस सरफेस से प्लस इस कर्व्ड सरफेस से गुजर रहा है, वही तो पूरा का पूरा सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स है। तो हमने सिलेंडर को तीन पार्ट में तोड़ लिया। किन तीन पार्ट में तोड़ लिया भाई? सबसे पहला कि भाई अपना जो फ्लैट सरफेस है इधर वाली, इससे गुजरने वाला फ्लक्स, प्लस कर्व्ड सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, प्लस इस वाली फ्लैट सरफेस से, तीसरी सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स। और ये किसके बराबर होगा? इन तीनों सरफेस के अंदर एनक्लोज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, पहली सरफेस के लिए तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। पहली सरफेस यहां पे है कंडक्टर के अंदर, उसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये जीरो हो गया। अच्छा, दूसरी सरफेस के लिए देख लें एक बार। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर रहेगा, ठीक है, इधर रहेगा, लेकिन इस कर्व्ड सरफेस का एरिया जो है हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस वजह से जो दूसरी सरफेस है उससे भी गुजरने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई और एरिया के बीच का एंगल है 90। ये बहुत कर चुके हैं हम। तीसरी वाली जो सरफेस है, इस सरफेस का बच्चों एरिया है इधर की तरफ, ठीक है, क्लियर है, डीए, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर की तरफ ही होता है हमेशा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। तो बेसिकली जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, ठीक है ना, टोटल फ्लक्स का, उसमें इस वाले पार्ट से फ्लक्स जीरो है, इस वाले पार्ट से फ्लक्स जीरो, इस वाले से गुजर रहा है, जिसे मैं लिख देता हूं ई, ठीक है, डीए कॉस जीरो इंटीग्रेशन थर्ड सरफेस का बराबर आ जाएगा क्यू इन। क्यू इन का मतलब क्या होता है बच्चों? गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। देखो ये हमारी गॉसियन सरफेस है पूरी, ठीक है, और इस सरफेस में कितना चार्ज होगा? जितना पेनिट्रेट करके जा रही होगी इस पार्ट को, ठीक है ना। इस पार्ट में जो चार्ज होगा, अंदर तो रह नहीं सकता बच्चों, तो इस पार्ट में जो चार्ज होगा वही होगा अपनी गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूं, इसकी चार्ज डेंसिटी मान लेता हूं सिग्मा, ठीक है, कि सिग्मा डेंसिटी से पर यूनिट एरिया में सिग्मा डेंसिटी से चार्ज फैला हुआ है, और इसका एरिया मान लेता हूं मैं फ्लैट सरफेस का ए। ये वाली जो सरफेस, इसका एरिया मान लिया मैंने ए। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो अपना चार्ज होगा वो होगा क्यू इन। क्यू इन का मतलब है अंदर चार्ज। अब यहां कोई चार्ज नहीं है इस सरफेस की, यहां कोई चार्ज नहीं, सिर्फ इतने एरिया को पेनिट्रेट करके जा रही है ये सरफेस, तो इतने एरिया में चार्ज है। अच्छा, यूनिट एरिया में चार्ज है सिग्मा, तो ए एरिया में कितना हो जाएगा? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इसको बच्चों ई को बाहर निकालोगे, इंटीग्रेशन में बच जाएगा डीए, कॉस जीरो होता है 1, तो आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तीसरी सरफेस के लिए। तीसरी सरफेस का एरिया कितना है बच्चों? अगर इस सरफेस का एरिया ए है तो तीसरी सरफेस का भी एरिया ए ही रहेगा, है ना। तो हम इसको यहां से लिख देंगे कि ई इंटू ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से कैंसल आउट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर के नियर, कंडक्टिंग प्लेट के नियर पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? देखो नॉन कंडक्टिंग के कारण कितना आ रहा था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट उसमें एक ही सरफेस पे फैली हुई थी चार्ज, यहां दो सरफेस पे फैला हुआ है, तो बात तो एक ही है। यहां भाई वो बट गया ना दोनों तरफ। ठीक है, वहां आपने क्यू चार्ज दिया, वो एक ही तरफ जा रहा था, यहां आपने क्यू चार्ज दिया, वो दोनों तरफ जाएगा, खत्म बात। तो क्यू की टर्म्स में देखोगे तो बात सेम ही है, सिग्मा की टर्म्स में बात अलग अलग है। ऐसा लग रहा है वहां आधा होता था, यहां पे नॉन कंडक्टिंग का डबल है, यहां पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था। बात सेम है बच्चे, क्यू चार्ज डालेगा, वहां एक ही सरफेस पे जा रहा था, यहां दो सरफेस पे जा रहा है, तो इसकी डेंसिटी भी तो आधी हो गई ना उससे, उधर वाली से। बट हाँ ठीक है, हमने क्योंकि सिग्मा यूज किया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक बार एक्सरसाइज करके देखना इस चीज के ऊपर, सोच के देखना इसे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि क्यू चार्ज दिया तो उधर दो, एक ही सरफेस पे था, इधर दो पे फैल गया, तो क्यू की टर्म्स में तो बात सेम है, लेकिन सिग्मा की टर्म्स में अलग अलग है। उधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था नॉन कंडक्टिंग के केस में, इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है कंडक्टिंग के केस में सिर्फ। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहां तक की बात सभी लोगों को? एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। अच्छा, अब हमें कंडक्टिंग स्फीयर्स के कारण भी देख लें, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर्स। देखो नॉन कंडक्टिंग के कारण तो हम बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स पढ़ लिए ना सभी ने। अरे अब पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? अब इनके कारण पोटेंशियल भी निकालना है हमें, कंडक्टिंग के कारण पढ़ना है। अब कंडक्टिंग तो देखो बच्चों सॉलिड हो चाहे होलो हो, चार्ज तो उसकी सरफेस पे ही रहेगा। कंडक्टिंग स्फीयर चाहे होलो हो, ठीक है, सुन लो ध्यान से, और चाहे सॉलिड हो, ठीक है ना, चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, चार्ज तो इसकी सरफेस पे ही जाएगा, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि कंडक्टर जो है हमारा, ठीक, उसकी रेडियस मतलब स्फीयर जो है उसकी रेडियस है r, टोटल चार्ज फैला हुआ है इसकी सरफेस पे कैपिटल Q मान लेते हैं। कितना फैला हुआ बच्चों? कैपिटल Q। वही गॉस लॉ लगाना और सबसे आसान चीज है, अंदर जा ही नहीं सकता। इसकी बात करोगे, इसकी रेडियस भी हम मान लेते हैं r है। चार्ज तो बच्चों इसके भी सरफेस पे रहेगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रह सकता, चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो। चार्ज रह सकता है सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर। किसके अंदर रह सकता है? सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर। किसके अंदर रह सकता है बच्चों चार्ज? सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर कैसा भी हो, चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, यू कैन नॉट इंसर्ट चार्ज इनसाइड इट। आप उसके अंदर चार्ज घुसेड़ नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों की ही रेडियस r है, दोनों के ही सरफेस पे चार्ज है, तो गॉस लॉ दोनों के लिए एकदम सेम लगेगा। और क्योंकि ये कंडक्टर तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये हमें पता है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये तो हमें पता है क्योंकि कंडक्टर है भाई, और कैसे बताऊं, ठीक। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? चलो इनसाइड तो हमें पता है कि स्फीयर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बाहर कैसे निकालेंगे ये बता देता हूं पहले, ठीक है ना। इसको हम एक हॉलो ही मान लेते हैं, ज्यादा दिक्कत लेते नहीं है। मान लो एक होलो कंडक्टर, चाहे सॉलिड हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज तो बच्चों सबका यहीं जाने वाला है। तो टोटल चार्ज मैंने मान लिया इसके ऊपर फैला हुआ है पॉजिटिव Q। कंडक्टर है तो सरफेस पे चार्ज रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। टोटल चार्ज है Q, रेडियस है बच्चों R, ठीक है। इस कंडक्टिंग स्फीयर से स्मॉल r दूरी पे यहां हमें क्या करना है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉस लॉ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे बच्चों? गॉसियन सरफेस बनाएंगे। बना दी, ठीक है। और इस गॉसियन सरफेस के लिए हम गॉस लॉ लिखेंगे। वो क्या होता है? इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल्स टू QN अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही होगा क्या बच्चों?
अरे यही होगा क्या? जी सर होना तो यही चाहिए, यही होगा बेसिकली। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम इस सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे, रुकना एक मिनट, थोड़ा और इसको है ना विजिबल बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ऐसे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानी है हमने, डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है ना। चलो अब एक काम करते हैं, अपन ना यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डीए, स्फीयर की सरफेस पे एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया है डीए। अच्छा, क्लोज सरफेस का एरिया हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड रहता है, तो एरिया वेक्टर इसका इधर की तरफ होगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर की तरफ रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ई आ गया इधर। ठीक है, अब मैं इस गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ लगा देता हूं। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस जीरो, सबको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल जीरो है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर निकाला, क्लोज इंटीग्रल में लेके आया मैं डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। अच्छा, डी ए क्या होगा बच्चों? डी ए क्या होगा? सोचो 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 जी, डी ए क्या होगा? डी ए का इंटीग्रेशन बेसिकली, भाई डीए है स्फीयर की सरफेस पे एक एलिमेंट, अगर ऐसे सारे एलिमेंट को जोड़ दूंगा तो इस बड़े वाले स्फीयर का एरिया बन जाएगा विच इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा, गॉसियन सरफेस के अंदर वही चार्ज है जो अपने स्फीयर का चार्ज है ना। कितना चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर? कैपिटल क्यू, तो आ जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको भेज दो इधर, तो ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दूं तो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है जो एक नॉन कंडक्टिंग होलो के कारण होता है। अरे बाहर सेम रहता है भाई, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। जो नॉन कंडक्टिंग के कारण था के क्यू बाय आर स्क्वायर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के भी कारण आ रहा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज इट। इतना ही है, ठीक है ना। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ रही होगी सभी को, क्या कहने की कोशिश मैं कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, सिंपल है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा। ठीक, सरफेस पे कितना हो जाएगा? उतना ही रहेगा बच्चों जितना नॉन कंडक्टर के कारण था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। अगर आपको सरफेस पे देखना है कंडक्टिंग स्फीयर के ये बनाया आपने एक गॉसियन स्फीयर, सॉरी ये बनाया आपने स्फीयर जिसकी सरफेस पे चार्ज है कैपिटल क्यू। सुन लो जरा ध्यान से, ठीक है। रेडियस इसकी कैपिटल आर, ठीक है। ये लो जी, हमें पूछा गया इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हमने क्या किया, हमने इसकी सरफेस पे, मतलब सरफेस के जस्ट टच करता हुआ एक और गॉसियन स्फीयर मान लिया। मतलब ऐसा स्फीयर जो सरफेस को जस्ट टच कर रहा है। मैं दिखाने के लिए उसे थोड़ा डिफरेंट दिखा रहा हूं, बट वो सेम स्फीयर है जो सरफेस को टच कर रहा है। ठीक है, वो सेम स्फीयर है जो सरफेस को टच कर रहा है। बता रहा हूं अभी, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अरे ओवरलैपिंग हो गई। तो अपना वाला कौन सा भाई? ये वाला है ना। ओए होए होए, एक सेकंड रुको। इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये अपना एक, अरे यार ये क्यों मूव हो रहा है? ये वाला अपना गॉसियन स्फीयर हो गया। ठीक है, मतलब ये बड़ा दूसरा वाला जो है इसको ग्रीन कर देता हूं, चलो ठीक है। ये वाला अपना गॉसियन स्फीयर हो गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा दिखने में डिफरेंट लग सकता है, बट क्या कर सकते हैं, ऐसा ही बना है। इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा क्या? हाँ ऐसा था ये, है ना, ऐसा था कुछ। ठीक, चलो। तो ग्रीन वाला जो है अपना गॉसियन स्फीयर है, ये वाला एक्चुअल स्फीयर है। ठीक है, जिसके कारण हम, या जिसकी सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अच्छा, गॉसियन स्फीयर है ना, जस्ट इसको टच करा हुआ है। जो अपना कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी सरफेस पे जैसे पॉलिथीन चढ़ा दिए, ऐसे हमने गॉसियन सरफेस मानी हुई है। ठीक है, मतलब गॉसियन सरफेस की भी रेडियस ऑलमोस्ट आर ही है, ये कहना चाह रहा हूं। ठीक, लगा दो गॉस लॉ। आप लिखोगे कि भैया ई डॉट डी ए
डीए क्या है बच्चों, अरे वही सेम चीज है, कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी पॉजिटिव चार्ज के कारण, एरिया वेक्टर भी इधर होगा, बराबर आ जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है 0, तो आप लिखोगे ई डी ए कॉस 0 और ये बराबर हो जाएगा चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ई बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए कॉस 0 1 होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, ई एज इट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए। अच्छा डी क्या है, अपने गॉसियन स्फीयर पे कोई छोटा सा एलिमेंट जिसका एरिया हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस की भी रेडियस लगभग उतनी है जितना हमारा सरफेस की रेडियस है। ठीक है, सरफेस के ऊपर ही जा रहा है वो स्फीयर के। ठीक, यह आ जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल चार्ज जो भी अपने गॉसियन सरफेस के अंदर है वो वही है जो स्फीयर का चार्ज है। इसको नीचे भेज दो, ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर which can be written as kq upon r square। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने kq लिख दिया, और अंदर तो 0 होती है, अंदर तो 0 होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल एकदम। तो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, कैसे देखना जरा ध्यान से, कि अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ कंडक्टर कंडक्टिंग स्फीयर, अगर मैं किसी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो इस एक्सिस पे मैं बच्चों आर ले लेता हूं, इस एक्सिस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं। ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है किसका, स्फीयर का। सेंटर से चलेंगे, यहां पे मान लेता हूं दूरी जो है रेडियस के बराबर हो गई है। सेंटर से लेके और रेडियस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कंडक्टर के अंदर। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कंडक्टर के अंदर। जैसे ही आप रेडियस पे पहुंचते हो एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है कितनी, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और जैसे जैसे आप स्फीयर के बाहर निकलते हो तो वो आर स्क्वायर के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है ना, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो ये ग्राफ आएगा अपना किसके लिए बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए। ठीक है, तो ऐसा पूछा जा सकता है सवाल कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, और वो भी कौन सा वाला, कंडक्टिंग। ठीक है, तो कंडक्टिंग स्फीयर जो है उसका अगर वेरिएशन बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके साथ बच्चों, कंडक्टर कोई सा भी हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही रहने का है ना। कंडक्टर बच्चों कोई सा भी हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा 0 ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, सोच के देखो एक बार आप, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे वो कंडक्टिंग प्लेट हो, चाहे वो कंडक्टिंग कुछ और हो, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, निकालना ही नहीं है। सरफेस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर जाएंगे तो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, आर के साथ में, आर स्क्वायर के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, यहां तक की बात क्लियर सभी लोगों को, वेरिएशन आ गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एकदम बढ़िया, समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल निकाल लें, पोटेंशियल निकाल लें, पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग का बताया नहीं, बता दूंगा, बट पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक और बहुत ही पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर्स। ठीक है, स्फीयर्स के कारण पोटेंशियल है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए बच्चों मैंने कोई यहाँ पे एक स्फीयर बनाया कंडक्टिंग। ठीक है, चार्ज ऑब्वियस सी बात है, अगेन आप लोग सारे समझदार हो, समझ गए होंगे कि इसकी सरफेस पे ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर मुझसे कहा जाए, क्या कहा जाए
कि इस स्फीयर के कारण, ठीक है, आर दूरी पे कहीं पोटेंशियल बता दे भाई। कहां पे बता दे? कहीं स्मॉल आर दूरी पे कोई पोटेंशियल बता दे। मैंने कहा जी बिल्कुल बता देंगे। देखो ये आर दूरी हो गई, ठीक है, सेंटर से यहां पे पोटेंशियल बताना है इस पॉइंट पे, ठीक। कंडक्टिंग स्फीयर है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है इसका, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है? किन्हीं भी दो पॉइंट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम ऐसे लिख सकते हैं VB माइनस VA, या फिर हम सिंपल DV इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट DR लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? गिवन लिमिट्स में कहां से कहां मूव करवा रहे हैं। DV इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट DR लिख सकते हैं क्या? किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। ये तो रिलेशन पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है ना भाई, ठीक है। अच्छा, मतलब कि यहां पे अगर मैं किसी आर दूरी पे, किसी भी आर दूरी पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E वो होगा KQ बाय R स्क्वायर। अब तो पता है कंडक्टर के बाहर, कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ बाय R स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मैंने लिखा DV बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, माइनस KQ बाय R स्क्वायर इंटू DR। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं काम करना चाह रहा हूं, मैं ना यहां पे मतलब यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया मैंने, और DR वेक्टर मतलब मैंने छोटा सा इधर डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पता है मुझे, और मैंने छोटा सा DR डिस्प्लेसमेंट भी ले लिया। अब देखो, अगर मुझे दो पॉइंट का मतलब मुझे बेसिकली इस स्फीयर के कारण यहां पे पोटेंशियल लिखना है, मुझे क्या करना है, इस स्फीयर के कारण यहां पे पोटेंशियल लिखना है। अब यहां पे पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा जिसपे मैं पोटेंशियल 0 मान सकूं, वो रेफरेंस होगा इन्फिनिटी। अरे मान सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कोई भी रैंडम पॉइंट जिसका पोटेंशियल है V, जिसका पोटेंशियल है V, और वही हमें निकालना है, ठीक है। क्लियर है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम मान लेते हैं 0, इन्फिनिटी से इधर की तरफ ही ला रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं V माइनस V इन्फिनिटी। V क्या है? इस पॉइंट का पोटेंशियल। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी का पोटेंशियल, बराबर माइनस KQ कॉमन आ गया, DR अपॉन R स्क्वायर बच गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होगा -1/r। इन्फिनिटी से कहां तक लिमिट लगानी मुझे, मतलब इस चार्ज से इन्फिनिटी पे पोटेंशियल लिखा है और इस चार्ज से स्मॉल r दूरी पे लिखना है, तो इन्फिनिटी से r तक लिमिट लगा दी। ये -1/r हो जाएगा, तो V माइनस V इन्फिनिटी बराबर आ जाएगा माइनस KQ, ठीक है, और -1/r, ठीक है, इन्फिनिटी से r लिमिट रख दी, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो V माइनस V इन्फिनिटी आ गया KQ बाय R, ठीक है। V इन्फिनिटी 0 होता है, तो V की वैल्यू आ गई KQ बाय R। मतलब वही कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों कंडक्टर के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ऐसे होते हैं कि सारा का सारा चार्ज कंडक्टर का निकालो और उसे पॉइंट बना लो और सेंटर पे रख दो। अरे सारा का सारा Q चार्ज अगर मैं एक पॉइंट बना के Q पे रख देता तो पॉइंट चार्ज के कारण R दूरी पे पोटेंशियल KQ बाय R ही होता है, KQ बाय R ही होता है ना, वही स्फीयर के कारण आ रहा है। तो स्फीयर जो है कंडक्टिंग, ठीक है, उसे हम ऐसा मान सकते हैं बाहर वाले पॉइंट के लिए, सिर्फ बाहर वाले पॉइंट के लिए, कि सारा चार्ज उसका उतारा और उसके सेंटर पर रख दिया पॉइंट बना के, तो उस पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही उस स्फीयर के कारण बाहर है, सेंटर से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है। अच्छा, यही दूरी कैपिटल R होती, मतलब अगर मैं कहूं कि अभी तो मैंने इस पॉइंट पे निकाला, अगर इंफिनिटी से मैं यहां तक लेके आता, इंफिनिटी से मैं क्या करता, यहां तक लेके आता, ठीक है, मतलब मैं इंटीग्रेट करता इंफिनिटी से कैपिटल R तक। अभी तो मैंने इंफिनिटी से स्मॉल r किया है, तब मैं करता इंफिनिटी से कैपिटल R तक, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाता। रख के देख लेना वैल्यू सारी की सारी, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल आ जाएगा Vs, वो आ जाएगा KQ बाय कैपिटल R। क्या आ गया बच्चों? KQ बाय कैपिटल R, ठीक है। अच्छा, ये सरफेस पे पोटेंशियल है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जो सरफेस पे पोटेंशियल रहेगा वही अंदर रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक, अरे यार इक्विपोटेंशियल रीजन है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसके सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ बाय R स्क्वायर, लेकिन अंदर आते इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। मतलब जो यहां सरफेस पे पोटेंशियल है वही सारा पोटेंशियल अंदर रहना चाहिए, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अरे सरफेस के अंदर घुसते इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो छोटा सा भी अगर मैं DR डिस्प्लेसमेंट लूंगा इनसाइड द सरफेस,
तो वो जीरो है, मतलब पोटेंशियल सेम रहना चाहिए, जस्ट ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। तो इनसाइड हमेशा पोटेंशियल वही रहेगा जो सरफेस पे रहेगा, ठीक है। तो V इनसाइड भी जो रहेगा वही रहेगा जो सरफेस पे रहेगा, के क्यू बाय आर। कितना रहेगा बच्चों, के क्यू बाय आर, ठीक है। सरफेस पे के क्यू बाय आर है, अंदर के क्यू बाय आर है, बाहर के क्यू बाय स्मॉल आर है। तो पोटेंशियल का अगर आप ग्राफ देखेंगे, अगर आप वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल देखेंगे किसी स्फीयर के लिए, तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहां पे मैं पोटेंशियल ले लेता हूं बच्चों, इस एक्सिस पे मैं डिस्टेंस ले लेता हूं और इस एक्सिस पे मैं पोटेंशियल ले लेता हूं। सेंटर पे पोटेंशियल है के क्यू बाय आर, कैपिटल आर, ठीक है। यहां पे आर बराबर कैपिटल आर है, ठीक है। सेंटर से और सरफेस तक के क्यू बाय आर ही रहेगा पोटेंशियल, उसके बाद वही के क्यू बाय स्मॉल आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यहां के क्यू बाय कैपिटल आर रहेगा, सेंटर से और सरफेस तक इक्वी पोटेंशियल रीजन है, उसके बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो स्फीयर की चर्चा थी, उसके पोटेंशियल की, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं था ये। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टी और जानेंगे कंडक्टर की, जिसमें हम कैविटी प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करेंगे। देन वी विल डिस्कस कैपेसिटेंस, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।